साथियों नमस्कार। हमारे पहुना कार्यक्रम में मैं प्रभात मिश्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 को लड़ा गया, फिर द्वितीय विश्व युद्ध 1939 को लड़ा गया। पर क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जो तीसरा जो विश्व युद्ध है वो क्या पानी पे लड़ा जाएगा? मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या हम इसे सजा सकते हैं, संवार सकते हैं? क्या इसे संरक्षित कर सकते हैं? क्या इसे संवर्धित कर सकते हैं पानी के विषय को? तो क्यों ना हम आज इस पे चर्चा करके हम ये जानेंगे कि पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, पानी को कैसे हम उसको उपयोग में लाएं कि वो हमारी भावी पीढ़ी को भी वो सुख दे सके और उसकी जो उपयोगिता है उसकी सार्थकता को हम सिद्ध भी कर सकें। वैसे भी रहीम खान खाना का एक प्रचलित जो है दोहा वो याद आता है मुझे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहाँ पे भी पानी की प्रासंगिकता और उसके महत्व को कवि ने स्थापित करने की कोशिश की है। तो आज हम इसी विषय पे साथियों आपके सामने हम चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं विपिन दुबे जी, जो भूजल वैज्ञानिक हैं। साथ ही साथ उन्हें वाटर हीरो का भी अवार्ड मिला है। IIT रुड़की में भी वो विभूषित किए गए हैं। तो विपिन दुबे जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। हमारे पहुना कार्यक्रम में जब हम आज पानी के विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं तो पानी के संदर्भ को और पानी के महत्व को आप किस रूप में देखते हैं? पानी का महत्व तो हमारे लिए हमेशा ही रहा है, क्योंकि पानी के बिना हमारा जो जीवन है वो अधूरा है जी। और हम पानी के बिना जी भी नहीं सकते हैं। हम सुबह उठते ही हमें पानी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो आज के समय में हमको देखने को मिलता है कि पानी जो किसी समय में 100% था वो अब 1% हमको सुनने को मिलता है। तो ये 100% जो पानी था उसको हमने 1% कैसे कर दिया? हमने तो उल्टी गिनती चल दी है। करना तो हमें ये था कि 100% से उसे 200% करना था जी। अब ये जो 1% जो पानी हो गया है, उस 1% पानी को हमको 100% कैसे करना है? ऐसे हमें क्या काम करना है कि पानी की जो स्थिति आज खराब हो चुकी है उसको हम अपने योगदान के द्वारा या समुदाय के द्वारा या शासन के सक्रियता के द्वारा कैसे करके हम इस पानी को के आंकड़े को 1% से 100% की तरफ लेकर के जाएं। जी विपिन जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं और हमारे दर्शक साथी भी जब हमसे इस चर्चा पे वो जुड़ रहे हैं तो वो भी ये भली भांति विदित हैं कि जलचर हों, नभचर हों या थलचर हों, सबको पानी की आवश्यकता है। और कहते हैं और माना भी जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि हमारे ह्यूमन बॉडी में 70% पानी है। जी जी। जब 70% पानी हम शरीर में खुद अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए रखते हैं या प्रकृति ने हमें ऐसा स्वरूप दिया हुआ है, तब पानी को लेकर के जब हम वैश्विक आपदा की बात करते हैं, हम साथ ही साथ हम अपने भारत में ही देख रहे हैं, एशिया कॉन्टिनेंटल में भी हम देखते हैं कि पानी यहाँ पे एक त्रासद स्थिति की ओर ये समस्या बढ़ रही है। जैसे मद्रास का ही उदाहरण हम ले लें। मद्रास में समुद्र के किनारे ये शहर है लेकिन वहाँ पे पानी की भीषण समस्या है। तो आप क्या पाते हैं कि उसको वैश्विक संदर्भ में हम लाते लाते उसको समाज में किस ढंग से इस संदेश को प्रसारित करें कि व्यक्ति जो है पानी को लेकर के जागरूक बने? पानी की कमी आज जो हम के दौर से हम गुजर लें उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हम किसी भी मेट्रो सिटीज़ को पकड़ लें, चाहे आज चेन्नई जो है पूरे विश्व में सबसे लार्जेस्ट सिटी है और वो अभी वाटर क्राइसिस को वो फेस कर रहा है। वो चारों तरफ उधर समुद्र भी है और नदियाँ भी वहाँ पर हैं, उसके बाद भी उस शहर के अंदर में पानी की क्राइसिस क्यों आई? ऐसी स्थिति क्यों बनी कि आज चेन्नई जो है वाटर क्राइसिस को फेस कर रहा है? सिर्फ चेन्नई की बात नहीं है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और नेशनल वाटर मिशन के रिपोर्ट में हमारे देश के करीब करीब 20 से 30 जो मेट्रो सिटीज़ हैं वो 0 डे की तरफ में जा रहे हैं। 0 डे अर्थात किसी समय में 2025-2050 के बीच में उनके शहर के ज़मीन के अंदर से पानी निकालने की व्यवस्था जो है वो लगभग ख़त्म हो जाएगी। तो ये स्थितियाँ निर्मित क्यों हुई है? इसके कारण क्या है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है अर्बेनाइजेशन।
हमने शहरीकरण। अपने शहर को इतना कंक्रीट का जंगल बना दिया है कि बारिश का पानी जो हमारे ज़मीन के नीचे में गिरता है वो आज वो नीचे नहीं जा पा रहा है। किसी समय में चेन्नई में बहुत अच्छा पानी हुआ करता था जब वहाँ की ज़मीनें खुली होती थी और पानी को जाने के लिए नीचे जगह मिलता था। ये जो स्थिति है आज सिर्फ चेन्नई की नहीं है, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, आज छत्तीसगढ़ में हमारा रायपुर शहर भी उसी तरफ बढ़ चुका है। लगभग हम क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल जोन में चल रहे हैं। किसी समय में मैं आज से 30 साल पहले से ये काम कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड वाटर इन्वेस्टिगेशन का और वाटर कंजर्वेशन का। मैंने अपने आँखों के सामने अपने शहर को पानी के मामले में डूबता हुआ देखा है। किसी समय में 150 फीट में सिलतरा जैसे जगह जहां आज 800 से 1000 फीट और 1500 फीट के बोर हुआ होते हैं वहां पर। 30 साल पहले जब मैं वहां पर ग्राउंड वाटर इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था तो महज 150 फीट में ही इतना अच्छा पानी मिल गया था। उस 150 फीट के पानी से वहां पर एक बहुत बड़ी यूनिट, आज काफ़ी बड़ी यूनिट है वहां पर, वो उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया था। आज मैं सिलतरा में जाता हूं तो वहां पर मुझे 1000 फीट और 1200 फीट डेप्थ देनी पड़ती है और बमुश्किल वहां पर ज़मीन के अंदर से उनको पानी मिल पाता है। तो ये स्थितियां जो निर्मित हुई है इसके पीछे जो जिम्मेदारी है वो हमारी स्वयं की है। हमने ही आज बेतरतीब तरीके से ज़मीन को जगह जगह छेद करके हमने वाटर का एक्सट्रैक्शन बेहिसाब तरीके से किया है। जितने मात्रा में हम पानी का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं एक्वीफर के अंदर से, उतनी मात्रा में वर्षा जल को नीचे भेजने का काम हमने नहीं किया है। यही वजह है कि आज हमारा छत्तीसगढ़ जो है, जो रायपुर शहर है, वो क्रिटिकल जोन की तरफ में धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये स्थितियां एनजीटी और नेशनल वाटर मिशन की रिपोर्ट में के हिसाब से हमारे 16 ब्लॉक, सेंट्रल वाटर बोर्ड अथॉरिटी के हिसाब से 16 ब्लॉक लगभग हमारे ड्राई जोन की तरफ में बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस फैक्टर को ख़त्म करने के लिए हमें जल संरक्षण की तरफ में जाना ही होगा। तो ये जो जल संरक्षण की जो प्रक्रिया है और इसके जो नियम हैं, ये तो बहुत ही सहज हैं। इसे व्यक्ति चाहे तो अपने निजी जीवन में भी अनुशासित होके और स्वानुशासन से उसे लागू कर सकता है। हम यदि घर की बात करें तो एक इकाई है घर, मनुष्य भी एक इकाई है और वो परिवार बनाता है। तो उसमें पारिवारिक सदस्यों से हम किस प्रकार की अपेक्षा कर सकते हैं कि वो स्वयं से जल संरक्षण की ओर कैसे बढ़ें? वो जल संरक्षण बहुत ही हमारे लिए कारगर साबित होगा यदि लोगों का उसमें भागीदारी हो, जन भागीदारी हो। हर समय हम ये सोचेंगे कि सरकार जो है हमें जल की उपलब्धता कराएगा, सरकार ही जल संचयन का काम करेगा, सरकार को जो करना है वो तो उन्हें करना ही है एक नियम कानून बना कर के तहत में। लेकिन यदि वर्षा जल या पानी को बचाने की जब बात होती है तो हमें स्वयं को इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें एक दूसरे से टाई अप होना पड़ेगा, तभी हम जल की जो खपत हम जो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हमको जो पानी नीचे डालना है वो काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसका सबसे बढ़िया ये है कि बारिश का पानी भगवान हमें मुफ्त में देता है जी, हमें वो मुफ्त में ये उपहार मिलता है। इस मुफ्त में मिले हुए उपहार को हम कैसे ज़मीन के नीचे में भेजें ये हमें सोचना होगा सबसे पहला। और दूसरा कि घर के अंदर में जो हम पानी को वेस्ट करते हैं उस वेस्ट को हमें कैसे रिड्यूस करना होगा, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ 5R। हमें 5R के ऊपर में हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक पहला तो है कि R हमको पानी की रिस्पेक्ट करनी होगी। दूसरा R है कि हमें अपने पानी के कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। तीसरा R है कि हमें वाटर का रिसाइकल करना पड़ेगा। और चौथा जो R है वो हमें रिचार्ज करना पड़ेगा। और पांचवा जो R है वो हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये जो हमें पानी के को जो सम्मान देने की बात जो हमने अपने संस्कार में जो सीखी है कि पानी का पूजा करना है, नदी की पूजा करना है या अपने वाटर वेल जो भी घर में जो सहते हैं उसकी हमको पूजा करके हमने जो अपने संस्कृति को हमने जो बनाया हुआ है
वो आज संस्कृति लगभग समाप्त हो चुकी है। यही वजह है कि आज हम घर के अंदर भी पानी को बचाने का बहुत अच्छा प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका एक बहुत ही सिंपल उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे घर में एसी लगे होते हैं, एसी का पानी जो पाइप से निकलता है वो हम वेस्ट कर देते हैं, उससे हमें कलेक्ट करना चाहिए। आरओ का वाटर जो निकलता है उससे हम वेस्ट कर देते हैं, उस वाटर को हम यूज़ करके हम या अपने यूटेंसिल्स को धोने का काम कर सकते हैं। आप हर घर में आज की तारीख में वॉशिंग मशीन होता है जिससे 15 से 20 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर तक का वेस्ट वाटर निकलता है। वो जो वाटर है वो आप फ्लोर वॉश में यूज़ कर सकते हैं। और जो वाटर कूलर जो होते हैं उसके जो पानी वेस्ट होते हैं उससे कलेक्ट करके आप गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। और आपके घर में जो गेस्ट आते हैं, नॉर्मली हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं तो हमारे घर का एक रिवाज है कि कोई भी गेस्ट आता है हम उसको तुरंत पानी देते हैं। तो हम बड़े बड़े गिलासों में उनको पानी ला कर देते हैं और हम पढ़े लिखे व्यक्ति ही उस पानी को थोड़ा से पी करके फॉर्मेलिटी के लिए हम वो वापस टेबल में रख देते हैं। तो इस ऐसे हम वो पानी को वेस्ट कर देते हैं क्योंकि वो पानी फिर किसी के पीने के काम में नहीं आता है। तो वैसे पानी को जमा करके आप गार्डनिंग में यूज़ करें। और आपको एक मैं बहुत अच्छा चीज़ बता रहा हूँ मैं जी कि नेशनल जो होटल जो एसोसिएशन है उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट लाया है कि हम अपने होटल के अंदर में जो भी गेस्ट आते हैं उनको हम एक छोटे से गिलास में ही पानी देंगे। तो ये जो छोटे गिलास के पानी का जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे ख्याल से अब घरों घरों में हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे हम लाखों लीटर पानी बचा देंगे। और यदि इस लाखों लीटर पानी बचा देंगे तो हम वो अपने योगदान ज़मीन के नीचे के पानी को बचाने के लिए भी दे रहे हैं। और यदि अपन बड़े गिलास पानी देते हैं, उस वाटर को वेस्ट करते हैं, तो उसका मैंने आकलन किया है कि यदि पूरे देश में इस पानी का कैलकुलेशन किया जाए तो उसका आंकड़ा करोड़ों लीटर पानी में आता है जो हम रोज़ घर में पीने के पानी को वेस्ट कर देते हैं। तो जैसा कि मतलब हम यदि इसका निचोड़ निकालें तो ये समझ में आ रहा है कि व्यक्ति को स्वयं से ये चीज़ें उसे सीखनी होंगी, जिसका वो स्मृति लोप हो गया है कहना चाहिए। जी उसे अपनी स्मृति में जाना होगा और इन चीज़ों के बारे में उसे समझना होगा जी कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी आवश्यक हैं और इसका हमें जो उपयोग है वो कैसे करना है, क्योंकि जल है तो कल है। जी और स्वाभाविक सी बात है विपिन जी, जब हम पानी की जब हम बात करते हैं तो पानी को लेकर के अभी ऐसा लगता है देख करके कि मनुष्य ये सोच रहा है कि ये तो हमें ऐसे ही मिला हुआ है और हमें इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है बहुत सही कह रहे हैं करने की। जी। जबकि उसे ये नहीं मालूम है कि वो चीज़ें जो हैं कितने हजारों हजारों वर्षों में जाकर के वो जल जो है वो प्रक्रिया में आता है तब वो जल बनता है। तो कुल मिलाकर के इन चीज़ों को क्या हम किसी नियम कानून के दायरे में भी ला करके क्या लोगों को अनुशासित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। शासन ने वाटर हार्वेस्टिंग जो है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी किया हुआ है कि जो भी नए भवन निर्माण होते हैं उनमें जो है वाटर हार्वेस्टिंग लगाना कंपलसरी है। लेकिन केवल नियम बना देना ही से ही कुछ नहीं होता। ये मेरे को लगता है कि खाना पूर्ति ही मुझे लगता है, क्योंकि जब तक इसमें किसी प्रकार का शासन का मॉनिटरिंग नहीं होगा कि जो नया मकान बना है वाटर हार्वेस्टिंग का काम वहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ है और वो साइंटिफिक मेथड से हुआ कि नहीं हुआ है, वो हुआ है उससे अंडरग्राउंड वाटर का डिप्लीशन ख़त्म हो रहा है कि नहीं ख़त्म हो रहा है, इस चीज़ों की जांच होनी चाहिए जी। दूसरा मैं ये कहना चाहूँ कि बहुत सारे ऐसे काम हमारे शहर के अंदर में और अनेक गांवों में, ग्रामीणों अंचलों में भी हो रहा है कि तालाब के किनारे में शासन के द्वारा ही वहाँ पर ट्यूबवेल खुदवाया जाता है। उस ट्यूबवेल को खुदवाने में शासन के साथ में उस एरिया का जो वार्ड मेंबर है वो भी उसमें उसकी सहमति होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो काम जिस पर अभी तक से शासन ने ध्यान नहीं दिया, मैंने कई बार पेपर में कहा भी है और भी अनेक जगहों में मैंने कहा है, शासन से भी मैंने जाकर कहा है, लेकिन अभी तक उसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि ये जो खतरनाक खेल जो अभी हो रहा है तालाब के किनारे में बोर करा करके और उस प्रेशियस पानी को जो पीने योग्य पानी होता है उसको हम तालाब में भरते हैं, तो ये अधिकार हमें अभी बिल्कुल हमारे पास नहीं है कि हमको नीचे का जो पोर्टेबल वाटर है उसको तालाब में भर करके वेस्ट करें। ये तो मैं तो कहता हूँ एक आपराधिक कृत्य है। इसे तो तुरंत शासन को इस पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि इससे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो 4 ट्यूबवेल जो तालाब में लगातार 24 घंटा, 48 घंटा, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 1-1 महीना तक चलने की वजह से
उस पर्टिकुलर जो एरिया होता है वहाँ का जो वाटर टेबल है, वहाँ के ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है, उसको बहुत बेतरतीब तरीके से बढ़ा रहा है। आज रायपुर शहर के बहुत सारे इलाके जहाँ पर तालाबों में ऐसे ट्यूबवेल्स हुए हैं, मैंने खुद जाकर इंस्पेक्ट किया है, तो वहाँ का जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बहुत ही खतरनाक तरीके से नीचे जा रहा है। और यदि यही हालत रहा तो मुझे नहीं लगता कि रायपुर शहर का हर वार्ड, हर मोहल्ले में पानी की, अंडरग्राउंड वाटर की बहुत ही समस्या होगी। और तीसरा ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि पहले हम देखा करते थे कि हर वार्ड में जो नगर निगम होता था या जो शासन होता था वो हैंडपम्प करा के देता था जी। तो आदमी अपनी आवश्यकता अनुसार उस हैंडपम्प से पानी निकाल करके उसे वो यूज़ करता था। आज हमें ये देखने को मिलता है कि हर वार्ड में, हर वार्ड के मोहल्ले में एक ट्यूबवेल खुदा हुआ है, उसके अंदर में सबमर्सिबल लग जाता है और सबमर्सिबल लगा करके उस पानी को साइड में वो सिंटेक्स की टैंक लगा देते हैं, उसमें वो स्टोर करते हैं और वहीं पर वहाँ पर उसका पैनल लगा होता है पंप को चालू करने का। एक छोटा सा बच्चा आता है, वो ग्रीन बटन को दबाता है और वहाँ पर 5 टोटियाँ लगी रहती है, वो एक टोटी से नहाता है और 4 टोटी से पानी निकलता है। तो ये जो स्थिति मैं जो देख रहा हूँ रायपुर शहर के अंदर में, मुझे बहुत पीड़ा होती है। क्योंकि मैं जल संरक्षण के क्षेत्र में पिछले 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ कि कैसे भी करके हमारे छत्तीसगढ़ का जो जल स्तर है उसमें समृद्धि है, देश के जल स्तर में समृद्धि है। जब ये स्थितियाँ मुझे देखने को मिलती तो बहुत पीड़ा होती है। तो मैं तो आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों पर बैन लगाया जाए। मुझे लगता है कि हैंडपम्प ही लगना चाहिए। यदि व्यक्ति को जितनी पानी की ज़रूरत होगी वो अपनी मेहनत से वो हैंडपम्प से पानी निकालेगा, तभी उसकी वो महत्व को समझेगा। अदरवाइज़ ये ऐसी स्थिति निर्मित रही कि तालाब में बोर करा के अंदर पानी भरना और ये सिंटेक्स की टैंक लगा कर पानी उसमें स्टोर करना, तो इसमें जल की बर्बादी जो है बहुत तायत मात्रा में होगी और आने वाले समय में हमें ही उसे फेस करना पड़ेगा। अभी मतलब आपकी चर्चा में मुझे कुछ एक बात और संदर्भ याद आ रहा था विपिन जी, वो ये कि अनुपम मिश्र की एक किताब है आज भी खरे हैं तालाब। जब उस किताब को मैं पढ़ा तो, और हमारे छत्तीसगढ़ में जांजगीर ज़िले में ही रामनामी संप्रदाय के लोग हैं जो अपने उसमें गोदना गोदवाते हैं राम नाम का, उस रामनामी संप्रदाय का कर्तव्य ही यही है और उनकी पुरखों से विरासत चली आ रही है कि वो तालाब खोदते हैं और तालाब खोदने के पीछे उनका वृहत उद्देश्य केवल सामाजिक है, लोकहित है और वहाँ पे वो जल संरक्षण करते हैं और जल संरक्षण करने के बाद वो समाज हित में वो चीज़ें काम आती हैं। जी जी। और हमारे रायपुर का तो एक ही बहुत ही उज्ज्वल इतिहास रहा है, बहुत ही कहना चाहिए सुगठित इतिहास रहा है कि हमारे यहाँ तालाबों का शहर था ये। जी जी। और यहाँ पे प्राचीन विरासत में हमारे जो लोग थे उन्होंने पुण्य कार्य के रूप में यही किया कि उन्होंने तालाब खुदवाए। जी जी। ताकि पानी को संरक्षित रखा जा सके और पानी का जो है अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बना रहे। बहुत सही कह रहे हैं। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमारी इतनी अच्छी उज्ज्वल विरासत रही है और वहाँ पे यदि जिस प्रकार की आप दुरुपयोग की बात बता रहे हैं, ये तो बड़ी चिंताजनक बात है। बहुत ही चिंताजनक। तो क्या समाज में ये चीज़ें विस्मृति की ओर बढ़ रही हैं? क्या हम अपनी ही पूर्वजों के किए गए योगदान को हम संभाल के नहीं रख पा रहे हैं या भुला दे रहे हैं? हाँ। इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए क्या? हाँ, इसके लिए हमें पहल करनी चाहिए, शासन को भी करनी चाहिए, एक आम व्यक्ति को भी करनी चाहिए और जितने लोग जल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो NGOs हैं, उनको भी आगे आकर के ऐसे जो विरासत की जो चीज़ें हैं, जो हमारी जो संस्कृति है, जो हम भूल रहे हैं, क्योंकि हमारा भारत देश, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं पूरा भारत देश जो है वो जल संरक्षण के बारे में पुराने समय में देखा जाए तो बावली, कुएँ और ये छोटे छोटे पॉन्ड्स बना करके वाटर कलेक्शन का काम करते थे, वो चीज़ आज ख़त्म होते जा रही। तो इसको आगे लाने के लिए हमें समुदायों, जन समुदाय के बीच में जाना होगा, उन्हें हमें उसकी वैल्यूज़ को बतानी होगी और शासन के द्वारा ऐसे कुछ काम करना चाहिए कि वो जल संरक्षण के क्षेत्र में कुछ योगदान करे। जो किसान है और जो व्यक्ति है उसके लिए एक किसी गवर्नमेंट में डबरी का एक कार्यक्रम चला था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। तो वो डबरी का जो पॉलिसी था, वो जो पॉलिसी मुझे लगता है कि हर गांव में वो
लागू कर देना चाहिए कि हर किसान जो है अपने खेत के अंदर में जी जी वो डबरी बनाएगा। वो डबरी बनाएगा तो वहाँ पर जो बारिश का पानी है वहाँ जाकर वो एक्यूमुलेट होगा, वही बारिश का पानी नीचे जाकर वहाँ पर वाटर टेबल को बढ़ाएगा। क्योंकि आज सबसे ख़राब स्थिति शहर में तो और इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो है ही है, लेकिन वाटर स्कैरसिटी का जब मामला हम उठाते हैं तो सबसे ज़्यादा वाटर स्कैरसिटी आज हमें गांव में मिलती है, क्योंकि 90 से 92% वाटर एक्सट्रैक्शन का काम आज ग्रामीण अंचल में हो रहा है। आज मैं गांव में जाता हूं जहां तो पूरी ज़मीनें खुली पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी ज़मीन का जो जल स्तर है वो नीचे गिरा हुआ है। उसका कारण ही वही है कि दे आर एक्सट्रैक्टिंग मोर एंड मोर वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड वाटर। तो उसको रिमूव करने के लिए ये जो डबरी का कार्यक्रम है वो चलाना चाहिए, और जल संरक्षण के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण जो कार्य है ग्रामीण अंचल में वो शासन को उधर ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसा देखने में भी आया है विपिन जी कि जब हम गांव की ओर जाते हैं तो हम सबका कहीं ना कहीं जुड़ाव है गांव से, तो हम ये देखते हैं कि वाटर पंप जो है किसान जो है वो अपने खेत में चालू करके चल दिया है। जी जी। और वो पानी मनमाने ढंग से वो खेतों में बह रहा है। जी जी। है ना, और बह रहा है, साथ में मुझे ऐसा लगता है इसे ये भी कहना चाहिए कि पानी की चोरी भी हो रही है। जी जी। पानी की चोरी इन द सेंस कि धूप जो है उसे अवशोषित कर लेता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका पानी जो है ना खेत में उपयोग में आ पा रहा है, ना आप अपने उद्देश्यों के अनुरूप काम कर पा रहे हैं। जी जी। तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिसमें हम यदि जागरूक हों और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन हो तो हम इन चीज़ों को बहुत हद तक रोक सकते हैं, बिल्कुल दुरुपयोग को। जी जी। तो एक बात और हमारी चर्चा में लगता है छोटे, इसको भी हम लेना चाहेंगे विपिन जी, कि प्राकृतिक आपदा की हम बात करते हैं। जी जी। प्राकृतिक आपदा में पानी के और उसके जो आपस के जो उसकी जो केमिस्ट्री है जी उसको हम कैसे समझ सकते हैं? प्राकृतिक आपदा अभी हमको जहाँ भी देखने को मिल रहा है, चाहे वो हमारे भारत देश के अंदर हो या विदेशों में हो, ग्लोबल लेवल पे हम देखें तो उसका जो मेन रीज़न है वो मेन ही है हम जैसे लोग ही जो है प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसका जो भुगतान जो है हम खुद भुगत रहे हैं जी। और प्रकृति बीच बीच में ऐसे अपने दुख को वो हमारे सामने जाहिर करती है एक विध्वंसक आपदा ला करके, फिर भी हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि हम अपने जो कृत्य हैं उसको कैसे हम करें, प्रकृति के अगेंस्ट में जो काम कर रहे हैं उसको कैसे मिनिमाइज़ करें, उस चीज़ों पर हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी अभी ग्लेशियर कहीं पर टूट रहा है या कहीं पर उत्तराखंड में जो अभी उत्तराखंड में हुआ या कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहा है या जो भी उसमें प्रॉब्लम आ रहा है उसका जो मेन रीज़न हम ह्यूमन बीइंग ही है। तो हमें अपने जो नेगेटिव जो एक्टिविटी है नेचर के लिए उसमें हमें ज़रूर रोकथाम लाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में प्रकृति का जो के साथ का जो खिलवाड़ है वो हमें बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा, चाहे वो सरफेस लेवल पे हो या नीचे में अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्शन के मामले को लेकर के हो। तो ये एक तरह से ये एक कोशिश हो सकती है, प्रयास हो सकता है कि हम समाज स्तर पे और शासकीय स्तर पे और गैर शासकीय स्तर पे हम कुछ ऐसी मुहिम प्रारंभ करें जिससे आपस के समन्वय से हम पानी जो हमारा भविष्य है, जो हमारा जीवन है, हमारा सब कुछ है, उसको हम संरक्षित करें। मतलब बहुत सही कह रहे हैं आप। तो इसमें किसी प्रकार के ऐसे मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी विपिन जी, क्या मानते हैं? हाँ, मैकेनिज़्म की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उस मैकेनिज़्म में ये है कि अपन वाटर कंजर्वेशन का जो काम है वो अपन को कैसे करना है, वो कैसे कंजर्व करेंगे। तो वो मैकेनिज़्म में ये आता है कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा। गांव में जैसे हमको छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे जी। शहरों में अर्बेनाइजेशन जो हम रोड टू वॉल टू वॉल जो हम रोड बना देते हैं, तो हमें रोडों के बीच में वॉल और रोड उसके बीच में हमको सॉइल का स्पेस छोड़ना पड़ेगा जहाँ से रेन वाटर जा सके नीचे। और रोडों में जो ओवर फ्लडेड जो कंडीशन आती है उस ओवर फ्लडेड कंडीशन के फैक्टर को रोकने के लिए अपने को कौन सा मैकेनिज्म लेकर के आना पड़ेगा ताकि वो जो रेन वाटर है उसको हम ज़मीन में भेज सकें और हमारा जो नानाविध उपायों से नीट एंड क्लीन हमारा रोड रहे। तो वो जो कॉन्सेप्ट का जो है मैकेनिज्म का वो तो हमें लाना ही होगा। तो साथियों, जैसा कि आज हमने पानी के ऊपर
बहुत सारे विषयों को हमने आपके समक्ष रखा और इस जानकारी से आप सभी कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे। तो आज की चर्चा यहीं तक, हमें दीजिए इजाज़त। विपिन जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।